बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर के फ़िज़िक्स में आज का हमारा टॉपिक है ओहम्स लॉ। हमने इससे पहले टॉपिक्स में ये देखा कि जब भी किसी कंडक्टर को आप किसी भी वोल्टेज सोर्स यानी किसी बैटरी के टर्मिनल्स के साथ जो है वो कनेक्ट कर देते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर एक करंट जो है वो सेटअप हो जाता है। तो जस्ट लाइक ये एक कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर है और इसके साथ हमने एक बैटरी जिसकी ईएमएफ जो है वो V के इक्वल है वो आपने कनेक्ट कर दी, तो इसमें एक करंट जो है वो सेटअप हो जाएगा। अब वो करंट की अमाउंट कितनी है, यानी अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाऊं तो करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा और एक सर्टेन वोल्टेज अप्लाई करने पे इसमें से कितना करंट जो है वो पास करेगा, इन तमाम चीज़ों का जो जवाब था वो ओहम ने दिया, जॉर्ज साइमन ओहम। और ओहम ने एलबरेट एक्सपेरिमेंट यानी बहुत ही डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से ये एक लॉ ड्राइव किया जिसको ओहम्स लॉ कहा जाता है। और ये ओहम्स लॉ आपको ये बताता है कि किसी भी कंडक्टर के साथ जब भी आप कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे तो उसमें से कितना करंट जो है वो सेटअप होगा। अब ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट ये है जिसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, स्टेटमेंट भी रीड करते हैं साथ साथ। स्टेटमेंट ये है, करंट passing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the terminals of the conductor। तो ये यानी बेसिक स्टेटमेंट है कि करंट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस। जितना भी आप इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे करंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोवाइडेड दैट द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। इसका मतलब है ये लॉ, ये जो मैथमेटिकल प्रोपोर्शनलिटी आपने यहाँ पर लिखी है ये उसी वक्त होल्ड करेगी जब ओहम्स लॉ की कंडीशन फुलफ़िल होगी। और कंडीशन क्या है कि फ़िज़िकल स्टेट जो है कंडक्टर की वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अब फ़िज़िकल स्टेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो फ़िज़िकल स्टेट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो है टेम्परेचर। तो इसका मतलब है सबसे पहले जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो जो मटेरियल है उसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी चेंज नहीं होगा। और तीसरी नंबर पे टेम्परेचर अगर चेंज नहीं होगा तो मटेरियल का फेज़ भी चेंज नहीं होगा, यानी अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा, लिक्विड या गैस की फॉर्म में नहीं होगा। नॉर्मली आप देखते हैं कि टेम्परेचर के चेंज होने से ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इसका मतलब है ये उसकी बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन और कंडीशन ये है कि दीज थिंग्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट। अब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करते हैं तो साथ जो है वो एक कांस्टेंट आ जाता है, इक्वलिटी साइन आ जाता है। मैं उसको जी लिख रहा हूँ। ये जो जी है फ़िलहाल आप यहीं से जी की वैल्यू निकाल लें और जी की वैल्यू जो है वो आप निकालेंगे तो वो आएगी I/V, रेशियो ऑफ करंट टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसको कंडक्टेंस कहा जाता है और इसका यूनिट क्या होता है, एम्पेयर पर वोल्ट। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। V इज़ इक्वल टू 1/G इंटू आई। जी को आप दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें। अब जी को अभी हम थोड़ी देर पहले कंडक्टेंस कह चुके हैं, ये है कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल और इसको R कहा जाता है, रेजिस्टेंस। यानी जो रेजिस्टेंस है एक्चुअली में वो क्या है, वो कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल है। कंडक्टेंस थी I/V, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, V/I, और इसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं I को पहले लिख रहा हूँ और V को बाद में। तो ये हमारे पास जो फॉर्म है ये मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी, ओहम्स लॉ की। और अब ये जो फाइनल फॉर्म आई है इसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये वो है R, जिसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। रेजिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं कि जब मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ तो वो बार बार मेटल के एटम्स के साथ टकराते हैं। इसका मतलब है वो जो वाइब्रेटिंग एटम्स हैं वो उनके साथ टकराएंगे, उसकी वजह से उनको यानी मूव करने में जो है वो एक मुज़ाहमत, एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। उसी को क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ओपोजिशन है यानी जिस मुखालफत का उनको सामना करना पड़ता है उसको क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस की हमने डिस्कशन की।
रेजिस्टेंस का यूनिट देखें वो V/I होना चाहिए, यानी जो V/I की वैल्यू होगी वही रेजिस्टेंस की यूनिट होगी। तो रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो ओहम होता है, जो कि ओहम्स ही के नाम पे है, और इसको आप कंप्लीट लिखेंगे तो OHM यानी स्मॉल ओ से स्टार्ट करेंगे। और 1 ओहम किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट पर एम्पेयर। इसका मतलब है अगर कोई कंडक्टर ऐसा है जिसके दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस आपने 1 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की और उस कंडक्टर के अंदर 1 एम्पेयर करंट सेटअप हो गया, तो उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो है 1 ओहम। अब थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं इस मैथमेटिकल फार्मूला की जो ग्राफिकल डिपिक्शन है उसके ऊपर। ग्राफिकल डिपिक्शन ये है कि आपके पास दो तरह के जो है वो वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल डिपेंडेंट है जो डिपेंड कर रहा है और दूसरा इंडिपेंडेंट है। हमने कहा करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब है करंट डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को ज़्यादातर एक्स एक्सिस के ऊपर और डिपेंडेंट क्वांटिटी को वाई एक्सिस के ऊपर लिया जाता है। तो ये हमने प्लॉट किया। पहली बात, अगर आप वोल्टेज अप्लाई ही नहीं करेंगे तो करंट पास नहीं करेगा। इसका मतलब है इफ़ वोल्टेज इज़ ज़ीरो करंट वुड बी ज़ीरो। उसके बाद जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा। अब वोल्टेज आप देख रहे हैं कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग बढ़ना है, यानी राइट साइड पे मूव करेंगे। करंट वाई एक्सिस के अलोंग बढ़ना है, यानी जब आप ऊपर की जानिब यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ मूव करेंगे। तो इन दोनों के दरमियान जो ग्राफ होगा वो ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी को ज़ाहिर करता है। स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की एक कंडीशन दूसरी भी है, वो ये है कि स्ट्रेट लाइन मस्ट पास थ्रू द ओरिजिन, यानी जब वोल्टेज ज़ीरो तो करंट क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। और ऐसे तमाम डिवाइसेस जो स्ट्रिक्टली ओहम लॉ को ओबे करते हैं वो सब के सब डिवाइसेस क्या कहलाते हैं? वो ओहमिक डिवाइस कहलाते हैं, क्योंकि वो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं। अब ओहमिक डिवाइस का एक तो जांचने का पैमाना ये है कि करंट और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और वो ओरिजिन में से पास करना चाहिए। दूसरा पैमाना ये है कि अगर V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो इनकी जो रेशियो होगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब है ओहमिक डिवाइस जितने भी हैं उनकी जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसे तमाम डिवाइसेस जिनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है उनको ओहमिक डिवाइस कहा जाता है। लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसे भी होते हैं जो ओहम्स लॉ को प्रॉपरली ओबे नहीं करते। तो जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे उनको हम नॉन ओहमिक डिवाइस कहेंगे। अब ये जो नॉन ओहमिक डिवाइस हैं इनकी कुछ एग्जांपल्स, पहली जो है वो क्या है? वो है फिलामेंट बल्ब। और दूसरे नंबर पे जो है वो है सेमीकंडक्टर डायोड, जिसकी डिटेल डिस्कशन तो चैप्टर नंबर 18 में ही होगी, लेकिन हम यहाँ पर जो है वो जस्ट उसके वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ की बात करेंगे। अब ये जो फिलामेंट बल्ब है ये नॉन ओहमिक बिहेवियर क्यों शो करता है और उसकी ग्राफिकल जो है वो डिपिक्शन क्या है कि ग्राफिकली हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो होगा ये कि जब आप फिलामेंट बल्ब के क्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से उसके अंदर एक करंट जो है वो पास होता है। अब स्टार्ट में वोल्टेज और करंट के दरमियान जो रिलेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, यानी बिल्कुल ओहम्स लॉ वाला जो आपके पास ग्राफ है वही आपको जो है वो मिल रहा है। लेकिन ये होता है कि जैसे ही ज़्यादा टाइम के लिए फिलामेंट बल्ब में से करंट गुजरता है, तो हमने लास्ट ही टॉपिक पढ़ा हीटिंग इफेक्ट, और हमने ये देखा कि जब करंट जो है वो किसी भी मटेरियल से सेटअप किया जाता है तो उसके अंदर एक हीट एनर्जी जो है वो पैदा होती है, और वो फार्मूला ये होता है H=I²RT। तो अगर करंट सेटअप होगा तो लाजमी सी बात है हीट एनर्जी पैदा होगी, और वो हीट एनर्जी किस फॉर्म में अपीयर होगी? ऑब्वियसली वो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर के तौर पे अपीयर होगी। और हम तो कह चुके हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए अगर आप ओहम्स लॉ जो है वो क्या करवाना चाहते हैं? ओबे करवाना चाहते हैं। तो होगा ये कि एक्चुअली में ग्राफ यूँ होना चाहिए था अगर ओहमिक डिवाइस रहता, लेकिन एक ख़ास वैल्यू के ऊपर जब करंट एक पर्टिकुलर अमाउंट से बढ़ जाएगा तो उस वक़्त क्या होगा? हीट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि टेम्परेचर जो है वो क्या होगा? इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो लाजमी सी बात है रेजिस्टेंस भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। तो इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। अब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होने का हमें कैसे पता चल रहा है? वो ऐसे पता चल रहा है कि वोल्टेज देखें बढ़ता जा रहा है। आप देखें एक्स एक्सिस के ऊपर तो आपका ग्राफ आगे चलता जा रहा है, लेकिन करंट अब इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा। तो इसका मतलब है वोल्टेज अभी भी इंक्रीज़ होता जा रहा है।
लेकिन करंट ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। तो इसका मतलब अगर वोल्टेज बढ़ रहा है और करंट कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। दूसरी बात, रेजिस्टेंस जो है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की डिपेंड करती है उस मटेरियल की नेचर के ऊपर। यानी अगर फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि मेरे पास दो वायर्स हैं और दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मींस के यहाँ पर वो उनकी डायमेंशन एक जैसी हैं, दोनों की लेंथ एक जैसी है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या है, एक जैसा है, लेकिन मटेरियल डिफरेंट है। अब एक कॉपर की है और एक आयरन की है, तो दोनों की नेचर एक दूसरे से क्या होगी, मुख्तलिफ होगी, तो दोनों की रेजिस्टेंस भी क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। दूसरे नंबर पे रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है डायमेंशंस के ऊपर। डायमेंशंस का मतलब है कि लेंथ कितनी है उस कंडक्टर की, और दूसरे नंबर पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, तो इस चीज़ के ऊपर भी जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड कर रही है। और तीसरी चीज़ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जिसकी अभी हमने बात की, फिज़िकल स्टेट, यानी टेम्परेचर चेंज होगा तो उस वक्त रेजिस्टेंस भी चेंज होगी। तो इसका मतलब है ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। तो फिलामेंट जो है इसका मतलब है एक सर्टन लिमिट के अंदर अंदर तो वो ओहमिक बिहेवियर शो कर रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उसका बिहेवियर ओहमिक नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो कि ओम्स लॉ की पहचान है वो उससे डेविएट कर रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, ये नॉन ओहमिक डिवाइस है। दूसरा हमने जो ग्राफ प्लॉट करना है वो ग्राफ प्लॉट करना है सेमीकंडक्टर डायोड के लिए। अब सेमीकंडक्टर डायोड आप मैट्रिक्स से बस इतनी सी बात रिकॉल कर लें कि वो दो तरह से बिहेव करता है, फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स बाइस्ड। तो ये वोल्टेज और करंट के दरमियान जो उसका ग्राफ होता है वो ग्राफ कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। तो ये भी देखें कर्व है, और रिवर्स बाइस में उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का होता है। तो इसका मतलब है ये भी जो है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड बिहेवियर है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड की वोल्टेज करंट ग्राफ है, ये ग्राफ जो है वो एक नॉन ओहमिक बिहेवियर शो कर रहा है। और ये जो वोल्टेज और करंट के दरमियान जो ग्राफ होता है उस ग्राफ को अक्सर करेक्टरिस्टिक भी कहा जाता है, वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स। तो इसलिए इस वर्ड से जो है वो आपने फेमिलियर रहना है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो वी आई ग्राफ हो सकता है और वी आई करेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। एक छोटी सी बात जो इसी के साथ जो है वो करनी चाहिए, ग्राफ में दो चीज़ें होती हैं। वो दो चीज़ें क्या होती हैं, वो दो चीज़ें होती हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ, और दूसरी चीज़ होती है एरिया अंडर द ग्राफ। इस ग्राफ की जो स्लोप है, स्लोप का मतलब होता है क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे क्वांटिटी है करंट, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है वोल्टेज, तो इन दोनों की जो रेशियो है वो किस चीज़ के बारे में बताएगी, जी, जिसको हमने कहा कंडक्टेंस। तो इसका मतलब है कि आई वी ग्राफ की जो कंडक्टेंस है, वो स्लोप है, वो कंडक्टेंस के बारे में बताएगी। लेकिन कंफर्म बात कि आई मस्ट बी ऑन वाई एक्सिस और वोल्टेज मस्ट बी ऑन एक्स एक्सिस। अगर आप इनके रोल्स चेंज कर देंगे ना, वी को इधर रखेंगे और आई को इधर रखेंगे, तो फिर उसकी स्लोप जी के बराबर नहीं होगी, फिर वी ओवर आई वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, ठीक है यार। नेक्स्ट बात, एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे करंट है, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल पावर यानी पावर जो है वो आ जाती है। तो इसका मतलब है कि एरिया अंडर द ग्राफ हमें पावर डिसिपेशन के बारे में बताएगा, और स्लोप ऑफ द ग्राफ जो है वो हमें किस चीज़ के बारे में बताएगी, कंडक्टेंस ऑफ दिस मटेरियल, कि उसकी कंडक्टेंस कितनी है। नेक्स्ट है, अब जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उसमें हम बहुत सारे रजिस्टर्स जो है वो उनको कनेक्ट करते हैं। रजिस्टर को दो तरह से कनेक्ट किया जा सकता है, एक को सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहा जाता है और दूसरे को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। यानी जो सिंपलर सर्किट्स हैं उनमें यही दो कन्फिग्रेशंस इस्तेमाल होती हैं। अब सबसे पहली चीज़ हमने रिव्यू करना है कि सीरीज़ में कनेक्ट करने से ओवरऑल जो है वो सर्किट की रेजिस्टेंस के ऊपर क्या अफेक्ट होता है और पैरेलल में कनेक्ट करने से जो है वो क्या अफेक्ट होता है, सीरीज़ सर्किट की क्या पहचान है और पैरेलल सर्किट की क्या पहचान है। तो ये एक रेजिस्टेंस R1, ये एक दूसरी रेजिस्टेंस R2 और एक तीसरी रेजिस्टेंस R3। ये तीन रेजिस्टेंसेस जो है वो आपने सीरीज़ में कनेक्ट कर दें, ठीक है, एक जनरली हमने जो है वो बिहेवियर देखने के लिए। अब हम इन तीनों रेजिस्टेंस को एक बैटरी यानी एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और लेट्स सपोज ये वोल्टेज सोर्स जो है वो V है। अब इस बैटरी में से जब कोई भी करंट जो है वो इंजेक्ट होगा, ये करंट,
तो आप देखें एक ही रास्ता है। सीरीज सर्किट की पहचान ये है, आप देखते हैं किसी भी रजिस्टर के दो टर्मिनल्स होते हैं। सीरीज सर्किट में हमेशा दो रजिस्टर के दरमियान एक ही कनेक्शन होगा, मतलब R1 और R2 के दरमियान जस्ट यही एक कनेक्शन है, R2 और R3 के दरमियान जस्ट यही एक कनेक्शन है। तो इसका मतलब ये सीरीज सर्किट है। दूसरी पहचान सीरीज सर्किट की ये होती है कि उसमें करंट की जो अमाउंट होती है वो तमाम रजिस्टर के लिए क्या रहती है, सेम रहती है। यानी जितना करंट इस बैटरी से निकल रहा है वही करंट R1 में से पास कर रहा है, वही करंट R2 में से, और वही करंट जो है वो R3 में से पास कर रहा है। तो इसका मतलब है कि सारे रजिस्टर्स के लिए करंट की अमाउंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब आप देख सकते हैं कि जो ओवरऑल वोल्टेज आपने प्रोवाइड किया उस वोल्टेज का कुछ हिस्सा R1 इस्तेमाल करेगा, क्योंकि जब R1 में से करंट I गुजरेगा तो इसके क्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये एक पोटेंशियल इस्तेमाल करेगा, वो कितना होगा I इंटू R1। अभी ओहम्स लॉ में हमने पढ़ा V इज इक्वल टू IR होता है। जब वही करंट R1 में से गुजरने के बाद R2 में से गुजरेगा तो ये हो जाएगा I इंटू R2, इतना वोल्टेज इस्तेमाल करेगा। और जब R3 में से गुजरेगा तो इसके हिस्से में जो है वो R3 I इंटू R3 आ जाएगा। इसका मतलब है आपने जो वोल्टेज दिया बैटरी का वो तीन हिस्सों में तकसीम हो गया। पहला हिस्सा पहले रजिस्टर ने इस्तेमाल किया, दूसरा दूसरे ने, और तीसरा तीसरे ने इस्तेमाल किया। अब एक बात कि किसने ज़्यादा वोल्टेज इस्तेमाल किया, लाजमी सी बात है वोल्टेज जो है वो प्रोडक्ट है किसकी, करंट की और रेजिस्टेंस की। करंट तो अब सब के लिए सेम है, जिसका मतलब है अब वोल्टेज जो है वो डिपेंड कर रहा है किस चीज़ के ऊपर, रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। तो जो बड़ा रजिस्टर होगा सीरीज़ में वही ज़्यादा वोल्टेज इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब है सीरीज़ में अगर किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस आपने वोल्टेज ड्रॉप मालूम करना है, वोल्टेज अक्रॉस nth रजिस्टर, तो वो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा वोल्टेज इस्तेमाल कर लें। V का मतलब है टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज मीन्स टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। किसी भी सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस होती है उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाता है। V1 किसके बराबर आ जाएगा, I इंटू R1, क्योंकि ये वो वोल्टेज है जो पहले रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हुआ। V2 है I इंटू R2, वो वोल्टेज जो सेकेंड रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हुआ। और V3 है I इंटू R3 जो थर्ड उसने ड्रॉप किया। अब राइट हैंड साइड से आप अगर I कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा I, और साथ आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये आ जाएगा I इंटू R इक्विवेलेंट। तो ये I इस I से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज़ में जब भी रजिस्टर कनेक्टेड होंगे तो उनकी जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगी वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के मुकाबले में बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने इन तमाम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस को ऐड कर लिया। तब याद रखें सीरीज़ में करंट सेम है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और रेजिस्टेंस जो है वो ओवरऑल रेजिस्टेंस के मुकाबले में क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेम तीन रजिस्टर जो है अब हम कनेक्ट करते हैं, लेकिन अब हम इनको एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान, सीरीज़ में हमने कहा था कि दो रजिस्टर के दरमियान जस्ट एक कनेक्शन होना चाहिए, यानी कोई एक एक टर्मिनल आपस में मिल रहा होना चाहिए। अब पैरेलल में दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट होने चाहिए। देखें ये तीनों रजिस्टर के जो राइट टर्मिनल्स हैं, मैं उन तीनों को एक ही पॉइंट के ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ। ये इन तीनों रजिस्टर के जो लेफ़्ट टर्मिनल्स हैं उनको भी मैं एक ही टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसका मतलब है ये रजिस्टर क्या हो जाएगा, R1, ये रेजिस्टेंस जो है वो R2, ये रेजिस्टेंस R3, तीनों के लेफ़्ट और तीनों के राइट टर्मिनल कनेक्टेड हैं। और अब आपने इन तीनों को लेफ़्ट और तीनों के राइट टर्मिनल को कनेक्ट कर देना है इस बैटरी के साथ। अब देखें हर रजिस्टर का लेफ़्ट टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, हर रजिस्टर का राइट टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है इस सिचुएशन में हर रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो पहली बात, यहाँ पर करंट सेम था तो यहाँ पर क्या चीज़ सेम है, वोल्टेज सेम है। अब हुआ ये कि इस बैटरी ने करंट प्रोवाइड किया, उस करंट को आप नाम दे दें I। वो करंट जब इस नोड पे पहुँचेगा, ये लेफ़्ट वाले टर्मिनल पे पहुँचेगा, इसको नोड भी कहा जाता है, यानी जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स या डिवाइसेस मिल रहे हों उस पॉइंट को नोड कहा जाता है। तो जब ये करंट इस पॉइंट के ऊपर पहुँचेगा, अब यहाँ पर तो इस करंट ने कन्फ्यूज़ होना है। कन्फ्यूज़ क्यों होना है कि यहाँ पर तो एक से ज़्यादा रास्ते दिखाई दे रहे हैं, R1 में जाने का रास्ता भी है, R2 में भी और R3 में जाने का। तो यहाँ पर क्या होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ R1 में, कुछ R2 में और कुछ R3 में।
R1 में जाने वाले करंट को I1 कह देंगे, R2 में जाने वाले करंट को I2, ठीक है, और इसको I3 कह दें। इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, पैरेलल में क्या चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होगी, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। का मतलब है टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स। टोटल करंट किसके बराबर होगा, टोटल वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जिसको R इक्विवेलेंट कह दिया। I1 करंट थ्रू फर्स्ट रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस द फर्स्ट रजिस्टर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस। R2 वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंड रजिस्टर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है सारों के लिए इसलिए V लिखा जा रहा है, और यहाँ पर आ जाएगा V/R3। राइट हैंड साइड से आप V कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये आ जाएगा V/R इक्विवेलेंट। ये V से कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। का मतलब है सीरीज़ में रेजिस्टेंसेस ऐड होती हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो ऐड होता है, और टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल आ जाता है। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को क्या कहा जाता है, कंडक्टेंस कहा जाता है जी, अभी हमने पढ़ा। इसका मतलब है ओवरऑल जो कंडक्टेंस होगी वो पहले रजिस्टर की कंडक्टेंस, दूसरे की कंडक्टेंस और तीसरे की कंडक्टेंस, उसका सम होती है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि सीरीज़ में अगर रेजिस्टेंस ऐड होती है तो पैरेलल में क्या होती है, कंडक्टेंस ऐड होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक नहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसकी डेवलप करें, इससे रिलेटेड आगे हमने चलना है तो हमने बेसिक्स ओम्स लॉ को ही बनाना है, और उसको इस्तेमाल करके इस पूरे चैप्टर में हमने तमाम बाकी टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, वो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो इसको जो है वो कंसेप्ट को ग्रैब करने की कोशिश करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।